नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 10 में दिया हुआ है, जो कि हम लोग पहला आयोग जिसमें पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि हमारे संविधान के भाग 15 में दिया हुआ है और उसके अनुच्छेद 324 में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के सामान्य परिचय की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति दी हुई है। हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में वर्णित है, वह हम उसकी प्रकृति संवैधानिक होगी और स्वतंत्र होगी। ठीक है, जैसा कि दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि उसका वर्णन कहाँ पे है, तो वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया हुआ है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, फिर उसके आगे हम जानेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय अशोक रोड, नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर अपन इसके बारे में कुछ फैक्टों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसा कि हमारे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं वो श्री सुकुमार सेन जी, जो कि पहले बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके थे। ठीक है, जो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, जो कि 25 नंबर के हैं। ठीक है, हमारे निर्वाचन आयोग में जो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं वो BS रामा देवी हैं। ये हमारे सभी आयुक्तों में से सबसे कम समय तक रही थी, जो कि 9 नंबर की हैं। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि रह चुके हैं SY कुरैशी जी, तथा प्रथम ऐसे अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रह चुके हैं वो श्री नागेंद्र सिंह जी थे। ठीक है, और कुछ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक है, जैसे KB सुंदरम जी। शायद ये कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा समय के लिए रहे थे। ठीक है, दूसरे नंबर के हैं SP सेन वर्मा जी, और तीसरे नंबर के हैं T स्वामीनाथन जी। चौथे नंबर में है TN सेशन जी, ये राष्ट्रपति के लिए चयनित हुए थे। 5वें नंबर के लिए हैं नसीम जैदी, जो श्री नसीम जैदी जी हैं। इनके समय में जो बिहार विधानसभा में है पिंक बूथ का प्रारंभ किया गया था, जो स्पेशली महिलाओं के लिए खोला गया था। ठीक है, जो 6 नंबर के सुनील अरोड़ा जी और 7 नंबर के सुशील चंद्रा जी। ठीक है, अब जो हमारे भारत में प्रथम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, जो कि 68 चरणों में किया गया था। ठीक है, प्रथम वोट इसमें जिसने डाला था वो श्याम शरण नेगी जी थे, तथा जो प्रथम लीडर ऑफ अपोजिशन हुए हैं अभी तक वो थे राम सुभग जी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद था वो 1969 से प्रारंभ हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 से प्रारंभ। अब हम लोग इसके आगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग है, हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना, उसकी संरचना और तथा हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। तथा अनुच्छेद 325 में निर्वाचन नामावली के बारे में जानकारी दी गई है कि निर्वाचन नामावली जो होगी उसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 325 है, आर्टिकल 325 को 1415 का विस्तार माना जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे अनुच्छेद 326 में। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई है, जो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, जो कि भारत में लागू हुआ 1989 में। ठीक है, अब हम आगे आएंगे अनुच्छेद 327 में। तो जो अनुच्छेद 327 है, इसमें यह जानकारी दी गई है कि संसद की निर्वाचन के संबंध में जो शक्तियां होंगी, कानून बनाने की शक्तियां 327 में दी हुई हैं, तथा अनुच्छेद 328 में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अब अपन उसके आगे आएंगे। जो अनुच्छेद 329 है, अनुच्छेद 329 में ये बताया गया है कि जो निर्वाचन संबंधी अर्थात जो परिसीमन होता है, परिसीमन के संबंध में कोई भी मामला होगा उसमें उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 329A है, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के मामले में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हमको अगर इसमें देखा जाए तो हमको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम अनुच्छेद 324 का विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में सबसे पहले अनुच्छेद 324(1), अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324(3), अनुच्छेद 324(4) के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अलग से अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 324(6) के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कि अनुच्छेद 324(1) है, इसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना बताई गई है, तथा इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, उनका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, फिर अपन उसके आगे आते हैं। जो अनुच्छेद 324(2) है, अनुच्छेद 324(2) में यह बताया गया है कि इसकी निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और दो, शायद अभी जो वर्तमान में है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, जो पहले 25 जनवरी 1950 से लेके
16 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को आपको ने जैसे देखा कि 61वां संविधान संशोधन 1988 जो हुआ था उसके बाद 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण इसको बहुसदस्यीय 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय बना दिया गया तथा फिर उसके आगे चलकर 1990 में पुनः एक सदस्यीय बनाया गया, लेकिन वो कार्य नहीं किया। फिर से 1993 में इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद से यह लगातार 3 सदस्यीय बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके आगे अपन आएंगे अनुच्छेद 324(3) में, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा जब वह बहुसदस्यीय आयोग होगा। ठीक है, फिर अपन आते हैं अनुच्छेद 324(4) में। अनुच्छेद 324(4) में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम अनुच्छेद 324(5) के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, जो कि निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत धारा 3 में बताया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की वेतन होगी वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, ना कि मुख्य न्यायाधीश के समान। मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, जो कि 2.5 लाख रुपए होगी पर मंथ। ठीक है, और धारा 4 में यह जानकारी दी गई है कि इसकी पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष होगी। अपने संविधान में योग्यता का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है, ना कि अधिनियम में किया गया है। जो इनकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन ना कि अधिनियम में है और ना ही संविधान में है। जो त्यागपत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त देंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, इनकी हटाने की प्रक्रिया जो होगी, हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी, जो कि अपने संविधान में 124(4) और 124(5) के तहत वर्णित है, और अंत में राष्ट्रपति द्वारा इनको आदेश द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है। यह शायद हमारे एक इसमें दोष में भी गिनती की जा सकती है इसकी। ठीक है, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 324(6). जो अनुच्छेद 324(6) है, अनुच्छेद 324 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। मतलब कोई भी कार्य अगर निर्वाचन होता है तो निर्वाचन जो होगा, निर्वाचन में जो अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी वो राष्ट्रपति और राज्यपाल ही मतलब उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो अधिसूचना जारी करता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करता है, ये अन्य फैक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपन निर्वाचन आयोग के कार्यों में। तो निर्वाचन आयोग के कार्य में पहला कार्य है कि चुनाव कराना। चुनाव भी वो कराना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा इनके चुनाव करवाता है, लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सब चुनाव करवाता है। ठीक है, तिथि व समय सारणी का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आचार संहिता का निर्माण करना और निर्वाचन रद्द करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, अब हम भारतीय निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि पहला है ईवीएम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको डिज़ाइन किया था एजी राव और रवि पुवैया जी ने। ठीक है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1982 में 1982 में केरल की पारुल विधानसभा में किया गया था। ठीक है, उसके पश्चात 2004 में लोकसभा में प्रयोग किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईवीएम जो है, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया और कहाँ किया गया? तो 1982 में केरल की पारुल विधानसभा में। ठीक है, इसके आगे हम नोटा के बारे में जानकारी लेंगे। जो नोटा है, नोटा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो छत्तीसगढ़ 2009 में किया गया था। उसके पश्चात 2013 में एमपी में प्रयोग किया गया था तथा 2014 में राज्यसभा में प्रयोग किया गया था। फिर उसके अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। वीवीपैट, जो वीवीपैट होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग नॉक्सेन नागालैंड में 2013 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तथा 2019 में लोकसभा में और 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे आचार संहिता के बारे में। जो आचार संहिता है, आचार संहिता का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में केरल में किया गया तथा 1962 में लोकसभा में प्रयोग किया गया। ठीक है, जो आचार संहिता के अच्छे से क्रियान्वयन के लिए सी-विजिल ऐप का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके आगे हम प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं वो पहला ऐप है पीडब्ल्यूडी ऐप। पीडब्ल्यूडी ऐप जो है वो दिव्यांगजनों, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों की सुविधा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, सी-विजिल ऐप जो अब पहले भी बता चुके हैं आचार संहिता के लिए प्रयोग होता है। सुविधा ऐप जो निर्वाचन लड़ते हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एक है वोटर टर्नआउट ऐप। ठीक है, ये याद रख लेना, हेलो वोटर्स याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपन स्वीप। स्वीप का फुल फॉर्म पूछता है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, और अन्य तथ्य में एक और
आ जाता है फुल फॉर्म PPRTMS, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन टेकिंग मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये अपना निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।